नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। पाली जिले के तकतगढ़ में लगातार मंदिरों में चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। तकतगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय कालिया गैंग के 2 शातिर नकबजन केशाराम और पोसाराम को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पाली, सिरोही और उदयपुर जिलों में कई मंदिरों और घरों में चोरी की वारदातें स्वीकार की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों की पहचान की। आरोपियों ने मजदूरी और कोयला बनाने का बहाना बनाकर रात में मंदिरों की चोरी की। पावा गांव में 7 मंदिरों और कुछ घरों को निशाना बनाया गया। ग्रामीण अब राहत महसूस कर रहे हैं। पावा गांव में सती माता मंदिर में 9 और 10 की मध्य रात्रि को दिसंबर में 2025 में चोरी हुई थी। चोरी के दौरान चोर मंदिर की मूर्तियों पर लगे हुए जो कवच होते हैं चांदी के, वो और छतर चुरा के लेके गए थे। इस चोरी के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र में और अन्य थानों में भी कुछ मंदिरों में चोरी की वारदात हुई। तो तरीका वारदात से लग रहा था कि चोर स्थानीय तो नहीं है, पर वो हो सकता है स्थानीय कहीं पर इनका कैंप किया हुआ लग रहा था। तो थानाधिकारी शैतान सिंह जी और उनकी टीम ने इस पे वर्क किया और ट्रेडिशनल पुलिसिंग के अंतर्गत इन्होंने अपनी गश्त भी बढ़ाई और मुखबिरी के आधार पे भी इन्होंने वर्क किया। तो आखिर में 2 चोर को पकड़ा गया है। केसाराम और पोसाराम दोनों गरासिया और एक गंभीती है, जो सायरा थाना जिला उदयपुर के रहने वाले हैं। दोनों चोरों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और अब तक अन्य 5-7 पुलिस स्टेशन और जिला सिरोही और जिला उदयपुर की वारदात को करना भी इन्होंने स्वीकार किया है। इनके पकड़े जाने के बाद में माल रिकवरी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। माल इस केस में तो रिकवर करेंगे ही, अन्य थाना क्षेत्र की वारदातों का जो खुलासा हुआ है उसमें भी हम पूरा जो है माल भी रिकवर करेंगे और अपराधियों को आगे उन संबंधित थानों को सूचित करके गिरफ्तार करवाएंगे। बावन में सर कितने दिन इन लोगों ने कैंप किया, क्या इशू? दरअसल ये आसपास ही कहीं मजदूरी करने के एलिबाई से ये लोग रहते हैं। कोयला बनाने का काम करके ये आसपास में मजदूरी करते हैं ताकि लोगों को शक नहीं हो, और ये एक आधार बनता है जो उनको वहाँ पर शरण भी मिल जाती है और आसपास ये सर्वे करके रेकी करके वारदात को अंजाम देते हैं। हाँ, ये सब रिकवर करेंगे। अभी रिकवरी बिल्कुल जो कवच है, छतर है, इन सब आइटम्स की रिकवरी होगी। 100% रिकवरी की जाएगी। 8-10 वारदात ये कबूल कर चुके हैं और संभावना लग रही है कि अन्य वारदातें भी खुलेगी, और न केवल वारदातें खुलेगी बल्कि आगामी वारदातों पे भी अंकुश लगेगा और एक मैसेज जाएगा कि इस तरह की वारदात अन्य कोई चोर या अन्य कोई गिरोह भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। हुआ कि पावा गांव में सती माता मंदिर में चोरी हुई थी 1 महीना पहले लगभग। उसके बाद हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया और लगातार चोरियां कर रही थी, और फिर हमने गश्त बढ़ाई और अपने मुखबिर लगाए और अपनी पूरी टीम, अलग अलग टीमें बढ़ा के तलाश करवाई और तकनीकी साधनों से, और पूरी टीम थाने पूरे ने मेहनत करते हुए इसका खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाने में कुछ रहने वाले। पाली जिले में हाल ही में रैन बसेरों में शराब पीने की घटनाओं के बाद प्रशासन अलर्ट है। तकतगढ़ नगर में उप तहसीलदार श्री जितेंद्र बबेरवाल ने आधी रात को रैन बसेरे का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पलंग, कंबल और शौचालय जैसी सुविधाएं ठीक पाई गई, लेकिन रजिस्टर में 8 जनवरी के बाद किसी भी रात्रि विश्राम का उल्लेख नहीं था। उप तहसीलदार ने बताया कि रैन बसेरा बस स्टैंड से दूर है, जिससे जरूरतमंद लोग नहीं पहुंच पा रहे। उन्होंने नगरपालिका को निर्देश दिए कि रैन बसेरे का स्थान बस स्टैंड या नगर के नजदीकी क्षेत्र में किया जाए। यहाँ रैन बसेरे का निरीक्षण किया है। यहाँ सारी सुविधाएं थी। कोई अगर बाहर से आता है रात को सोने करने के लिए, बिस्तर उस्तर की सारी प्रॉपर व्यवस्था है यहाँ पे सुचारू रूप से। कितने लोग मौजूद थे यहाँ? यहाँ पूरा स्टाफ मौजूद था इनका। कोई रुके हुए लोग हैं क्या? नहीं, आज तो कोई नहीं था। बाकी यहाँ बात करी, पूछताछ की तो बता रहे हैं आते हैं लोग।
मतलब व्यवस्था में कोई कमी नहीं पाई? नहीं, यहाँ से कोई कमी नहीं दिखी आज। जालौर में राज्य मंत्री श्री के विश्नोई ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 और आगामी राज्य बजट पर महत्वपूर्ण संवाद आयोजित किया। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठन और किसान और व्यापारियों ने भाग लिया। मंत्री ने बताया कि योजना ग्रामीणों को पूरे साल 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी देगी, स्थायी निर्माण और डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करेगी। बजट निर्माण में जन भागीदारी प्राथमिकता है। उन्होंने जिले में बिजली और जल व्यवस्था के प्रगतिशील कार्यों का भी जिक्र किया। जालौर वासियों में उत्साह है और विकसित भारत का सपना मजबूत हो रहा है। आहोर के अजीतपुरा ग्राम पंचायत में जालौर जिला प्रभारी मंत्री श्री के विश्नोई की अध्यक्षता में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के तहत रात्रि चौपाल आयोजित हुई। इस अवसर पर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित और जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे भी उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री और अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। विधायक ने योजना के तहत 125 दिन रोजगार की गारंटी की जानकारी दी। मंत्री श्री विश्नोई ने पानी, बिजली, सड़क और अन्य विकास कार्यों की उपलब्धियां भी साझा की। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण भी मौजूद रहे। अजीतपुरा गांव की जो रात्रि चौपाल का कार्यक्रम है, अभी केंद्र सरकार ने जो पहले महात्मा गांधी नरेगा योजना बहुत लंबे समय से चल रही योजना, और अब जैसे जैसे देश विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है, वैसे वैसे अलग अलग योजनाओं के अंदर समय अनुरूप, समय और परिस्थिति को देख करके उसके अंदर संशोधन करके, परिवर्तन करके किस तरीके से रोजगार को नीचे पहुंचाया जाए, जरूरतमंद व्यक्ति को कोई तरीके का रोजगार छूट ना जाए, उनके अंदर और उसका विस्तार किया है। 100 दिन की जगह पर 125 दिन की नौकरी का प्रावधान रखा है। अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो भवन निर्माण के कार्य हो, चाहे सड़क निर्माण के हो, गांव के जुड़े हुए विकास कार्यों के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कार्यों का भी इसमें जोड़ा गया है। मिनिमम रोजगार भत्ते के रूप में यदि पूरे 125 दिन पूरे नहीं किए गए तो उसको रोजगार भत्ते की तरह भी उसको, किसान को, बेरोजगार व्यक्ति को फायदा मिलेगा। ये सब विषय यहाँ पर थे। ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गई। योजनाओं को कैसे जमीन पर उतारने का काम सरकार पिछले 11 वर्षों में, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमीन तक उतार रहे हैं। पिछले 2 वर्षों की अल्पकालीन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी दिन और रात मेहनत करके राजस्थान को कैसे विकसित बनाया जाए, सिर्फ हिंदुस्तान के मानचित्र पर नहीं, विश्व के मानचित्र पर राजस्थान जैसा बड़ा भूभाग कैसे विश्व के मानचित्र के ऊपर आगे बढ़े, अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में आए। यहाँ पर जो एक समय, एक कालखंड रहा जब हमारे अपनों ने अपने भविष्य निर्माण के लिए अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में शरण भी ली, वहाँ पर जाकर के रोजगार भी किया, नौकरी करी, खुद का स्वरोजगार तक पहुँचे, अपने भविष्य का निर्माण किया। लेकिन उस समय की यहाँ की परिस्थिति जब ठीक नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर कैसे विकसित राजस्थान के अंदर उद्योगों को उतारा जाए, फिर से वो अपनी कर्मभूमि से मातृभूमि की तरफ हमारा प्रवासी बंधु लौट करके यहाँ पर भी कोई कार्य कर सके, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। एक भागीरथ के रूप में इस सूखे राजस्थान के अंदर ईस्टर्न रीजन ERCP कैनाल प्रोजेक्ट का भी उन्होंने बहुत ही शानदार कार्यक्रम चलाया। 18 जिले के अंदर पानी पीने से लेकर के सिंचाई तक की सुविधा होगी। हमारे जवाई का जो एक ज्वलंत मुद्दा जालोर से भी चल रहा था, कैसे जालोर तक, पाली तक, सिरोही तक, उदयपुर, हर जगह पर राजस्थान आने वाले समय में कैसे जो एक सूखा प्रदेश के रूप में पूरे विश्व के अंदर एक नैरेटिव बनाया गया था, उसको कैसे विपरीत किया जाए, कैसे हमारा राजस्थान भी हरा भरा राजस्थान हो, हरियालो राजस्थान हो, हर विषय को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो पर्यावरण से लिंक हो, चाहे वो सोलर की दृष्टि से हो, आने वाले समय में 2027 में किसान को दिन में बिजली दी जा सके। हमारा किसान भाई भी रात्रि में अपनी जान को खतरे में डाल करके, अपनी नींद को उड़ा करके, अपने परिवारजनों से दूर रह करके खेतों में काम करने का वो जो
आज तक देश आज़ादी के बाद में 78 वर्ष तक जो संभव नहीं हुआ, 2027 के बाद में हमारा किसान भाई भी दिन में बिजली लेगा, रात्रि को आकर के अपने घर वालों के साथ में खाना खा करके, टेलीविजन देख करके और गुड नाइट बोल के सोएगा। वैसा दृश्य आज राजस्थान के अंदर और हमारे विकसित राजस्थान और विकसित भारत के अंदर देखने को मिलेगा। ये सभी इन बातों की जानकारी हमारे ग्रामीण बंधुओं को, हमारे जो दूर दराज हर जगह पर राजस्थान के अंदर गाँव के लोगों को भी अपडेट कैसे किया जाए, अपग्रेड कैसे किया जाए, इसी श्रृंखला में आज हमारी जालोर जिले की अजीतपुरा की साउर विधानसभा के अंदर छगन सिंह जी राजपुरोहित, सभी प्रशासनिक अधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सरपंच साहिबा, यहाँ पर सभी ग्रामीण बुजुर्ग इकट्ठे हुए और एक अच्छी सी हमने रात्रि चौपाल का कार्यक्रम का आयोजन किया। खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी विवेकानंद की जयंती और युद्ध दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि श्री सतीश पुनिया और विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। इस दौरान श्री सतीश पुनिया और विधायक श्री गुर्जर ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे नशों से दूर रहकर लक्ष्य की ओर बढ़ें और स्वामी विवेकानंद का मंत्र अपनाएं। आश्रम के सचिव आत्मा निष्ठानंद महाराज ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया। आज स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र भूमि पर युवा ऊर्जा संगम नाम से एक कार्यक्रम हुआ है उनके जन्मदिन से, जिसमें युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय सतीश जी पुनिया ने शिरकत की है। बहुत ही शानदार और जानदार नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, युवाओं को संदेश दिया है। और ये जो महाराज जी चाहते थे, स्वामी जी चाहते थे कि युवा इस देश की तरक्की में, प्रगति में, अस्मिता में और यहाँ के विकास में युवाओं की जो भूमिका होनी चाहिए उस पर विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई है। बड़ा अच्छा लगा है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, खेतड़ी का सौभाग्य समझता हूँ कि स्वामी जी का यहाँ पर आगमन हुआ है, ये धरती पवित्र हुई है और उसी स्थान पर आज सतीश जी भाई साहब पहुँच के युवाओं को रूबरू हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं पुनः ऐसे कार्यक्रम के लिए भाई साहब को निवेदन करता हूँ कि ऐसे समय समय पर पहुँचकर हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, नौजवानों को। विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई है, क्या कहेंगे कार्यक्रम? एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने 1893 में भारत की आस्था के, अध्यात्म का और विश्व बंधुत्व का संदेश को मुखर किया था और युगों युगों तक 1893 से लेकर आज तक यदि देखेंगे तो स्वामी जी के चित्र से लेकर, उनके परिवेश से लेकर, उनकी प्रेरणा तक ये आज भी प्रासंगिक है, सामयिक है। इसलिए आज हमारा देश उन्नत है, विकसित होने की दिशा में है। बहुत सारी संस्कृति हमारी पुष्ट है, लेकिन कुछ विकृतियां भी हैं, जिसका उल्लेख आज कई अलग अलग सत्रों में हुआ। देश का नौजवान जिससे उम्मीद रखते थे स्वामी विवेकानंद कि भारत यदि एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा तो उसका कारक कोई होगा तो नौजवान होगा, और इसका उल्लेख हर जगह हर समय होता है। एक कोशिश की है क्योंकि स्वामी जी का यहाँ पदार्पण होना और यहाँ से महाराजा अजीत सिंह जी के सानिध्य से, उनके सहयोग से अमेरिका जाना, शिकागो में जाना और उसके बाद इस तरीके का संबोधन करना, इसलिए स्थान की सामयिकता थी। महाराज साहब के सहयोग से आज वो दोनों ही लोग, महाराज अजीत सिंह जी और स्वामी विवेकानंद जी, दोनों ही लोग उस तरीके के थे जिन्होंने देश को, अध्यात्म को ताकत देने का काम किया। इसलिए जगह इस तरीके की प्रासंगिक थी कि कुछ चुनिंदा नौजवानों को, खासतौर पर समाज में जो विकृतियां हैं, जो जातिवाद से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, नशे से लेकर, पर्यावरण की जो संकट है, उन सब को यदि कोई लड़ सकता तो नौजवान लड़ सकता है। इसलिए कि गैर राजनीतिक रूप से एक सामाजिक मुहिम है जिसकी शुरुआत आज हुई। खेतड़ी में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उपखंड अधिकारी श्री सुनील कुमार चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों और कार्मिकों को आयोजन से जुड़ी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समारोह 26 जनवरी को खेतड़ी के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में सुबह 9 बजे एसडीएम द्वारा झंडारोहण के साथ शुरू होगा। इसके बाद मार्च पास्ट और सलामी की जाएगी। समारोह में श्रेष्ठ सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने पर भी विचार किया गया। बैठक में तहसीलदार, बीसीएमओ, नगरपालिका अधिकारी, पुलिस और पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
झुंझुनू जिले में प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कलेक्ट्रेट सभागार में आमजन, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट आमजन की आवश्यकताओं और सुझावों पर आधारित होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से मिले सुझावों को शामिल कर समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आमजन ने सड़क, नालियों, रोजगार और चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े मुद्दे रखे। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सुझावों को आगामी बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में तीसरा बजट पेश करने वाली है। 28 जनवरी से विधानसभा आउट होगी और ये बजट सत्र है। निश्चित ही तीसरा बजट राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता की अपेक्षाओं का हो, आम जन के कल्याण का हो। इसलिए विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनसे सुझाव लेने का काम हम लोग कर रहे हैं। उनके सुझाव लेकर के, उनकी बात को सुन करके हम सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेंगे, जिससे उनके द्वारा दिए गए सुझावों को बजट में शामिल करें। आज हमने दर्जन भर से ज्यादा ऐसे संस्थाओं को, ऐसे डिपार्टमेंट को बुलाया है, उनसे सुझाव लिए हैं, उनके मिनट्स बना रहे। मिनट्स बना करके 1-2 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेंगे। हमें उम्मीद है कि उन सुझावों को बजट के अंदर लिया जाएगा। इन सुझावों में कुछ ऐसे हैं जो जिला स्तर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्टेट लेवल के हैं। पॉलिसी मैटर होंगे उनको भी देंगे, और जिला स्तर पर करने वाले हैं वो जिला कलेक्टर महोदय के साथ मिलकर के, जिले के अधिकारी उनके साथ मिलकर के, जो यहाँ करने वालों यहाँ हम लोग करेंगे और प्रदेश स्तर पर करने वालों बजट के माध्यम से होंगे। ये सरकार के मुख्यमंत्री महोदय का विशेष एक मंशा की बात अगर हम लोग कर लें, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति की बात कर लें, उनकी ये मंशा है कि राजस्थान प्रदेश के जो आम जन है वो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो, उनका लाभ अंतिम छोर तक, व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए जो धरातल पर समस्या आती है उसको धरातल के लोग ही बता सकते हैं। इसलिए हम लोग जिला स्तर पर यहाँ ऐसे प्रतिनिधि को बुला करके उनकी बात को सुन रहे हैं, उनके सुझावों को आमंत्रित कर रहे हैं। निश्चित ही इन सुझावों से आने वाले समय बजट में शामिल करके लोगों को राहत देने का काम सरकार करेगी। झुंझुनू जिले के केड़ गांव में प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने ठंड के बावजूद रात्रि चौपाल लगाई। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और रोडवेज बस, कटानी रास्ते, स्कूल स्टाफ और अन्य बुनियादी समस्याएं उठाई। मंत्री ने मौके पर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता भगवान के समान है और अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे ईमानदारी और पारदर्शिता से समस्याओं को हल करें। रात्रि चौपाल का उद्देश्य वास्तविक स्थिति जानना और गांव की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है। ग्रामीणों ने मंत्री की पहल की सराहना की। देखिए, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की लगातार मंशा रही है, उनका प्रयास रहा है कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे वहां का विधायक हो, चाहे सरकार का मंत्री हो, या प्रशासन के चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, सब लोग वहां जाकर के लोगों के बीच में जाए, उनकी जन समस्याओं को सुने और प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें। इसी क्रम में आज उदयपुरवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की केड़ ग्राम पंचायत में हम लोगों ने जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है। साथ ही जो केंद्र सरकार की तरफ से जो जी राम जी योजना, मनरेगा का नाम बदला गया है, उसमें कुछ नए सुधार किए गए, उसके बारे में लोगों को बताया गया है और उनकी जन समस्याओं को सुनकर के मौके पर होने वाली चीज़ों को तुरंत अधिकारी को निर्देशित किया गया है, उनका तुरंत समाधान होगा। और जो सरकार के स्तर पर है, चाहे वो ट्रांसफ़र के मैटर हो, चाहे वो कोई और बजट की घोषणाओं के संबंध में हो, जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ के आम जन ने जो दिए हैं, उनको प्राथमिकता से आने वाले समय में निस्तारण किया जाएगा। धरातल पर लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका निस्तारण करना एक सरकार का विजन होता है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ केड़ ग्राम पंचायत आए हैं, लोगों को हमने सुना है, लोग आज की जन सुनवाई संतुष्ट भी हैं और बड़ा प्रसन्न मन से वो आज इस कार्यक्रम में आए थे। उनको लगा था कि सरकार के प्रतिनिधि हमारे बीच में आए हैं। हमने उनकी भावनाओं के अनुसार के उनकी एप्लीकेशन को लिया है, सुना है, अधिकारी को तुरंत फॉरवर्ड करके उस पर 100% काम करने का विचार हमारा है और निश्चित रूप से राहत आने वाले समय में इससे मिलेगा। अधिकारी के द्वारा समय समय पर अलग अलग तरीके की बातें आती है और किसी भी अधिकारी को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो जनता के साथ में बेईमानी करे, उसके साथ में गलत तरीके का व्यवहार हो। ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ में जनता की समस्या को सुनकर के उनको समाधान करना, एक जनप्रतिनिधि हो चाहे सरकारी लोक सेवक हो, उसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। सारे अधिकारी को, जिला कलेक्टर महोदय से लेकर के नीचे पटवारी तक,
जितने भी विभागीय अधिकारी यहाँ मौजूद थे, चाहे वो जिले के हैं चाहे ब्लॉक के हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है कि जनता को भगवान मान करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। और हम चूंकि जनता के नौकर हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे लोक सेवक हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इनके साथ खड़े होकर के इनको राहत देने का काम करें, न कि इनको परेशान करें। ये प्रदेश कार्यालय में भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को नियमित रूप से सरकार के मंत्रियों के द्वारा जनसुनवाई हो रही है। और अभी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम विभिन्न ग्राम पंचायतों में छोटे छोटे गांवों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की बात है वो सुन रहे हैं, बजट के सुझाव भी ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हम धरातल की स्थिति से वाकिफ हों, हम लोग उनका काम करें और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी तक गांव के लोगों की बात पहुंचाएं, ताकि आने वाले समय में इनकी जो सुझाव हैं, इनके जो विचार है वो बजट के अंदर भी आए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का फायदा मिल सके। देखिए, ये नाम अदला बदली का खेल कांग्रेस सरकार के समय चल रहा है और हमने तो विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की है, इसी विकसित भारत की कल्पना को विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से जो जी राम जी किया गया है, इसमें अलग अलग प्रोविजन किए गए। जैसे पहले 100 दिन का रोजगार था, अब हमने 125 दिन कर दिया है। अब इसमें रोजगार की गारंटी मिल गई है और अगर समय पर नहीं मिले उसको मुआवजा भी मिलेगा। तकनीकी रूप से बहुत सी सुविधाएं जो है इसमें कर दी गई हैं और साप्ताहिक भुगतान की जो व्यवस्था की है वो भी हमने किया है। और बहुत तरीके के प्रावधान जो हैं ये विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए है। और मुझे लगता है कांग्रेस को राम जी के नाम से ही चिढ़ है, इसलिए उनकी तकलीफ नाम बदलने में नहीं है, उनकी तकलीफ से राम जी कैसे आ गया। तो ये कांग्रेस की मानसिकता रही है जिससे कभी बाहर नहीं निकल पाए। सनातन विरोधी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही राम जी के नाम का विरोध करती है, उसी चक्कर में ये जी राम जी का विरोध भी कर रही है। झुंझुनू रोडवेज डिपो ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देकर प्रदेश के 52 डिपो को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का स्थान हासिल किया। डिपो ने नए रूट शुरू किए, शेड्यूलिंग और निगरानी में सुधार किया और यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ आय और किलोमीटर संचालन में रिकॉर्ड बनाया। दिसंबर 2025 में डिपो की कुल आय लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए रही, जो पिछले साल की तुलना में 80 लाख अधिक है। मेरी बस मेरा डिपो योजना और कर्मचारियों के प्रोत्साहन से यात्रियों का भरोसा बढ़ा। चीफ मैनेजर श्री गिरिराज स्वामी ने कहा कि रणनीतिक नवाचारों और सख्त मॉनिटरिंग से डिपो की स्थिति पूरी तरह बदल गई। मैंने 9 जून को यहाँ ज्वाइन किया था और एमडी साहब ने मुझे और यहाँ की पूर्ण स्थिति और उसको देखते हुए मुझे ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग जो जॉब है वो मुझे दिया गया। मैंने उनके जो दिए गए जो निर्देश थे उनकी यहाँ पूर्ण पालना करी और उनका इसमें पूर्णतया सहयोग रहा। और हमें जो दिसंबर माह में 10,57,000 का जो लक्ष्य दिया गया था, उसकी हमने जो संचालित जो किलोमीटर हैं वो 11,38,725 किलोमीटर हमने संचालित किए और गत वर्ष 10,68,005 किलोमीटर संचालित हुए थे। जहां तक आय का लक्ष्य है, आय का लक्ष्य हमें 50 लाख से ऊपर का दिया गया था। 5 करोड़ 2,28,990 रुपए का लक्ष्य जो दिया गया था, उसके कंपैरिजन में हमने जो आय प्राप्त करी वो 5 करोड़ 47,62,390 रुपए हमने प्राप्त करी। और गत वर्ष जो आय थी वो 4 करोड़ 67,15,578 थी। तो जो आय जो हमने अधिक जो लक्ष्य से प्राप्त की वो 45 लाख रुपए रही और गत वर्ष से हमने 80 लाख रुपए अधिक प्राप्त किए। नए रूटों पे इस आगार को जो 4 नई वाहनें प्राप्त हुई थी। फर्स्ट गाड़ी हमने चूरू दिल्ली के लिए संचालित करी। सेकंड गाड़ी हमने जयपुर टू लुधियाना स्टार्ट करी, जो उसको वर्तमान में हमने जालंधर तक उसका विस्तार किया। और वर्तमान में उस गाड़ी को हमने आने और जाने में दोनों तरफ से ही हमने खाटू से उस गाड़ी को पंजाब हरियाणा को जोड़ा, जिससे उस गाड़ी की इनकम में बिल्कुल बहुत अच्छी वृद्धि हमें मिली। और तीसरी जो हमने शेड्यूल नया स्टार्ट किया वो सालासर से दिल्ली का किया, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा रेवेन्यू प्राप्त हुआ। और उसके अलावा समय समय पर जो आदरणीय एमडी साहब ने जो डायरेक्शन मुझे दिए और यहाँ जो मुझे कुछ प्रॉब्लम जो फेस मैं कर रहा था, वहां से मुझे पूर्णतया एमडी साहब का सपोर्ट मिला। उस वजह से ये सब कुछ मैं कर पाया। और समय समय पे जो यहाँ जो जनता की से मुझे जो फीडबैक आ रहे थे, यहाँ की जनता और यहाँ से मतलब काफी लोग इस ढंग से कि मतलब जो
काफी अनुभव उनका था। नौकरी से रिटायर होने के बाद 80 साल के 75 साल के बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ जो लोग थे, उन्होंने आकर के मुझे यहाँ के रूट्स के बारे में या फिर यहाँ की असुविधाओं के बारे में अवगत कराया। उनको मैंने समय समय पर ध्यान दे करके और उनका समाधान करते हुए और स्टाफ को मोटिवेट किया इस ढंग से, और इस लक्ष्य को और ये आय ये हमने प्राप्त करी। जोधपुर में ब्रह्मोस मिसाइल चौराहा का लोकार्पण किया गया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को समर्पित किया गया है। विधायक श्री अतुल भंसाली ने इसे राष्ट्रभक्ति, शौर्य और सैन्य गौरव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह चौराहा केवल शहर की सुंदरता नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में सशस्त्र बलों के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रीय गर्व को जागृत करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से यह पहल संभव हुई। आज जोधपुर के एक ऐसा स्थान जो हमेशा सेनापति भवन के नाम से जाना जाता है और जहाँ से क्षत्रिय लोगों ने, क्षत्रिय सेनाओं ने जहाँ से हुंकार भरी, ऐसी पवित्र जगह पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के जो विजन है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे, वो ब्रह्मोस मिसाइल जो स्वदेशी का प्रतीक है और भारत में निर्मित ऐसी मिसाइल जिसने पाकिस्तान के एयरबेस, पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों को छेद कर करके खत्म कर दिया था, ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल के चौराहे के निर्माण के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम सब लोग आज एकत्रित हुए और सबने मिलकर माननीय मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की और भारत के वैज्ञानिकों की ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप करके और ऐसी मिसाइल बनाने का धन्यवाद दिया। ये जोधपुर में अपने आप में एक नवाचार के रूप में जाना जाएगा और यहाँ आकर लोग अपने देशभक्ति की भावना, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और मोदी जी के शौर्य की गाथा को हमेशा याद रखें, चिरस्थायी रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम किया गया। चित्तौड़गढ़ में आबकारी विभाग ने अवैध हथकढ़ शराब के कारोबार पर जबरदस्त कार्रवाई की। कपासन क्षेत्र में ग्राम दांतोली, हिंगवानिया, मेवदा, कंजर बस्ती और गुरजनिया में दबिश की गई। कार्रवाई में करीब 40 लीटर अवैध शराब बरामद हुई और 1500 लीटर वॉश मौके पर नष्ट किया गया। 2 चालू शराब भट्टियों को तोड़ा गया और शराब बनाने की सारी सामग्री नष्ट की गई। 4 प्रकरण दर्ज किए गए। आबकारी विभाग ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। माफियाओं में हड़कंप मचा और साफ संदेश दिया गया कि अब अवैध धंधा नहीं चलेगा। महोदय के निर्देशों के द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशन में की गई कार्रवाई में आज आबकारी कपासन में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई और निरोधात्मक कार्रवाई में लगभग 40 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की गई तथा 1500 लीटर वॉश नष्ट किया गया। अनेक चालू हथकढ़ शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और इसके अंदर कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए और ये कार्रवाई आगे भी जारी है और इसके तहत और भी फरार अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी और निरोधात्मक अभियान को तेज किया जाएगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने स्कूली छात्रों का थाना भ्रमण एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पुलिस ने छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम और बाल अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही राजकॉप सिटीजन ऐप डायल 100/112, साइबर हेल्प 1930 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के उपयोग के बारे में जागरूक किया। जिले के पुलिस अधिकारी और थानाधिकारी श्री राम सुमेर मीणा ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के अपराध मुक्त राजस्थान और जन सहभागिता के विजन को साकार करने के लिए की गई है।
बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल द्वारा पॉलिटेक्निक खेल मैदान में आयोजित बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो 2026 का रविवार को समापन हुआ। 4 दिवसीय इस मेले में देश भर के व्यापारी शामिल हुए और अपने उत्पादों और नवाचारों से उद्यमियों को परिचित कराया। एक्सपो में 260 स्टॉल लगे, जिनमें कपड़े, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी और अन्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए। बच्चों के लिए झूले, टॉय ट्रेन और खाने पीने की स्टॉलें भी लगी। नवोद्यमियों के लिए सेमिनार आयोजित किए गए। समापन समारोह में विधायक श्री जेठानंद व्यास और संभागीय श्री आयुक्त विश्राम मीणा ने प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। भरतपुर में जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी श्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न सामाजिक नागरिक संगठनों, व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और महिलाओं के हितधारकों ने सुझाव प्रस्तुत किए। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार का तीसरा बजट सभी वर्गों और क्षेत्रों के समावेशी विकास पर केंद्रित होगा। उन्होंने पर्यटन, होटल व्यवसाय, कृषि, औद्योगिक विकास, खेल और महिला कल्याण में सुधार के लिए प्राप्त सुझावों को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, आयुक्त बीडीए, सीईओ जिला परिषद और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जी के निर्देशन में भरतपुर के अंदर विभिन्न सामाजिक समूह, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को बुला के बजट से पूर्व संवाद किया गया। सबके बहुमूल्य सुझाव लिए गए और इन सबके सुझावों के अनुरूप, सबकी भावनाओं के अनुरूप भरतपुर का कैसे विकास हो, इसके अंदर जो हमारा बजट आ रहा है उसके अंदर जितनी अत्यधिक घोषणा हो सकती है उतना हम प्रयास करेंगे। और भरतपुर के सभी लोग पधारे, सभी वर्गों से पधारे, सभी समूहों से पधारे, अच्छे सुझाव दिए जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है भरतपुर के विकास के लिए। उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। मेड़ता उपखंड क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विद्या विजय पथ सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने की। सेमिनार में पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा और अन्य ख्याति प्राप्त विद्वानों ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर जागरूकता बुकलेट का विमोचन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ और राष्ट्रीय गीत के साथ समापन हुआ। युवाओं को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के उद्देश्य से आयोजित यह कार्यक्रम सफल रहा। बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक राज्य सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन द्वारा कैमल फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसी दौरान राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ने ऊंटों का इतिहास विषयक विशेष प्रदर्शनी लगाई। इसमें दर्शकों को 6000 साल पुराने थामुडिक शिलालेख और पाणिनि की अष्टाध्यायी में ऊंटों की सेना की जानकारी मिली। रेगिस्तानी क्षेत्रों में खेती, पानी निकालने और अनाज छानने जैसे ऊंटों के अनेक उपयोगों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। पूर्व निदेशक डॉक्टर नितिन गोयल के अनुसार विदेशी और देशी सैलानी प्रदर्शनी देखकर प्रभावित हुए और विजिटर बुक में अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। आगम सूजे सांडनी दौड़े थड़ा अपार, पग पटके बेसे नहीं जद में आवणहार। रेगिस्तान का जहाज, राज्य का पशु ऊंट, जो यह संकेत देता है कि जब वह सोते हुए पैर पटकता है तो बरसात बहुत जोरदार होगी और जो बरसात जोरदार होगी उससे फसलें अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी और खुशहाली आएगी। ऊंट हमेशा ही खुशहाली का प्रतीक रहा है। धोला मरवण की कहानी लें तो खुशहाली का प्रतीक। किसी आयोजन का हिस्सा हो तो ऊंट के बिना एक समय था जब अधूरा रहता था। कहने का तात्पर्य यह है कि ऊंट पुरातन काल से लेकर आज तक मनुष्य जीवन का संगी बना हुआ है, सहयोगी बना हुआ है और यही कारण है कि राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो बना हुआ है वहां पर आज ऊंटों का इतिहास विरासत के साथ प्रदर्शनी लगी हुई है। और हमारे साथ हैं गोयल जी जो हमें बताएंगे ऊंटों के बारे में। इनसे वार्तालाप करते हैं। जी सर, बताइए क्या है। देखिए, ऊंटों का इतिहास विरासत के साथ ये प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाई है और लगभग पिछले 33 वर्ष में ये पहला अवसर आया है जो हमने इस ऊंटों के 6000 साल पुराने इतिहास से लेकर वर्तमान तक के आम जनता में एक अवेयरनेस लाने के लिए कहा है।
देखिए, एक बहुत ही अच्छा राजस्थानी का दोहा है जिसे बोलते हैं मारवाड़ नर निपजे नारी जैसलमेर तूरी सिंधान सांतरा कासड़ बीकानेर। कहा जाता है कि जो नर होते हैं वो सबसे अच्छे मारवाड़ के माने जाते हैं, नारियां जैसलमेर की, घोड़े सिंध के माने जाते हैं और ऊंट बीकानेर के। तो ये एक बताने की कोशिश की गई है कि बीकानेर हैव द फास्टेस्ट कैमल। 19वीं शताब्दी के अंदर जब ब्रिटिश ट्रैवलॉग बीकानेर आया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इन बीकानेर एंड वेस्टर्न राजस्थान कैमल हैज बीन प्रोटेक्टेड एज ए एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर। मतलब एक विस्तृत परिवार का सदस्य। अगर परिवार में 8 लोग हैं और कैमल बाहर 9 हैं तो वो भी एक परिवार के सदस्य के रूप में काउंट होता है। और हमने दिखाने की कोशिश करी कि गत 6000 साल के विभिन्न सांस्कृतिक सोपानों से गुजरता हुआ कैमल, जो कि हमारी ऐतिहासिक स्मृति, हमारी मैं यूँ कहूँ कि सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक रहा है, उसको हम जीवंत करने में लगे हैं। और ये दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरह से रियासत काल के अंदर हुआ, प्राचीन काल में, मुगल काल में, वर्तमान आधुनिक काल के अंदर ये कैमल किस तरीके से, ऊँट किस तरीके से एक प्रतिभागी के रूप में कार्यरत रहा। हमने ये भी दिखाने की कोशिश करी कि कैमल के साथ यानी ऊँटों के साथ जुड़ी हुई विभिन्न जातियाँ और उपजातियाँ जैसे रायका, पागी, इनका क्या उपयोग रहा, क्योंकि बिना उसके संभव नहीं था ये। हमने कैमल को शिलालेखों में, पांडुलिपियों में, चित्रों में, डाक टिकटों के अंदर हमने उसको कोशिश करी, चित्रों के अंदर ये सब लेके आने की कोशिश करी कि किस तरह से तत्कालीन समय, पूर्व समय में कैमल था और वर्तमान के अंदर भी, चाहे बीएसएफ की पेट्रोलिंग हो तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे कैमल आवश्यक है। उसका मिल्क डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमने दिखाने की कोशिश करी कि कैसे पूरे विश्व को योग देने वाले भारत ने एक योग आसन उष्ट्र यानी ऊंट के ऊपर रखा, जिसे उष्ट्र आसन का हम वो तक लेके आए हैं। ये तक बताने की हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि किस तरीके से वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अंदर एयरोक्राफ्ट के जो यूज्ड पहिए हैं वो यूटिलाइज होते हैं कैमल कार्ट यानी ऊंट गाड़ी के अंदर। तो वर्तमान प्रासंगिकता के साथ उसकी पाश्चात्य इजायों को, जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो भी हमने लाने की कोशिश करी। और ऐसा नहीं, हमने विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ा भी है इसके अंतर्गत। क्रिश्चियनिटी में कैमल को सिंबल ऑफ वेल्थ माना जाता है और भारत ही नहीं, यूरोप के विभिन्न देशों के चौराहों में कैमल एक स्टैच्यू के रूप में उपलब्ध रहा है। तो हमारी कोशिश रही है कि आम जनता तक, आम लोगों तक, विद्यार्थियों तक, बुजुर्गों तक, रैकाओं तक या उससे जुड़ी हुई सब लोग जो काम आज जुड़े हुए हैं कैमल के साथ, उनके अंदर एक भावना, एक अवेयरनेस, एक जागृति लाई जाए कि हाउ कैमल इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव विदाउट कैमल। आप द्वारा ऊंटों को लेकर विशेष अध्ययन भी किया गया है, आप इतिहासवेत्ता हैं, अच्छे ढंग से कार्य करते रहते हैं। कैसे आप अब जो नया नवाचार करने जा रहे हैं वो क्या ऐसा रहेगा जो ऊंटों के प्रति आप? देखिए, हमारी कोशिश ये होगी कि उन सब अनछुए पहले, देखिए हमारा जो सांस्कृतिक जो था वो कहा जाए तो लॉर्ड मैकेलो ने जो अपनी एजुकेशन की पॉलिसी बनाई, उससे हम अपना ही इतिहास, अपना ही हमारी जो जानकारियाँ थी उससे अधूरे बैठे हुए हैं। अगर उन पुरानी चीज़ों को पढ़कर हम सामने लेके आए तो तत्समय आज से 200 साल पहले कैसे तत्कालीन समाज ने विभिन्न आयु विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को दो चार करके अपने सर्वाइवल को इंश्योर किया था, तो ये हमारे वर्तमान के लिए भी उपयोगी है। इतिहास की सबसे बड़ी उपयोगिता होती है कि वो बहुत हद तक गाइडेंस का काम करता है। हमारी पुरानी भूलें या पुराने समय में जो परेशानियां, उनके लिए एक्शंस को अगर हम वर्तमान के अंदर लर्न करें तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो। तो इस तरह से गोयल जी ने हमें बताया कि ऊँटों की उपयोगिता किस तरह से थी, कैसी है और अब क्या कंडीशन आ गई है। ये जानकारी न केवल वो प्राच्य विधा तक सीमित रखना चाहते हैं बल्कि आम जनता को भी अवेयरनेस के लिए जगाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। मैं सुजस राजस्थान के लिए बीकानेर से नरेश मारू। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सिंधु शोध पीठ और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में भारत के विकास में सिंधी समुदाय का योगदान विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि रहे, जबकि कुलगुरु श्री सुरेश कुमार अग्रवाल ने अध्यक्षता की। स्वामी हंसराम ने सिंधी भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए और डॉक्टर लाजवंती छतवानी को उपनिदेशक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया। ब्यावर में जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक श्री शंकर सिंह रावत ने भी भाग लिया। बैठक में 2024-25 और 25-26 के बजट अंतर्गत स्वीकृत कार्यों और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिला कलेक्टर ने विभागों को समयबद्ध और जनहित में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी विभागों ने कार्य प्रगति प्रस्तुत की। गणतंत्र दिवस की तैयारियों और अन्य विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने डीडवाना स्थित श्री बांगड़ महिला महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में कहा कि देश तभी मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगा जब हर नागरिक ईमानदारी और अपने सामर्थ्य के अनुसार राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा। उन्होंने प्रतिभाओं और अच्छे संस्कारों पर जोर दिया। समारोह में जनप्रतिनिधि वसुंधरा राजे, विधायक श्री यूनुस खान और श्री हरिमोहन बांगड़ भी उपस्थित रहे। छात्राओं द्वारा लगाई गई शैक्षणिक प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को खास बनाया। टॉपर छात्राओं को सम्मानित किया गया और वार्षिक विवरणिका का विमोचन भी किया गया। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है। हाँ, वो तो ठीक नहीं बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्कूल से या घर से जब तक उनके बच्चों को आप संस्कार नहीं करेंगे, अच्छे बात करने को या अच्छा शिक्षा देने को नहीं कहेंगे, तो ऐसे पहले कोई भी लड़का लड़की भाई बहन का नाता रखती थी। अब भाई और बहन का नाता नहीं, अभी क्या बोलते मित्र मैत्रिणी। तो भाई और बहन का नाता और मित्र और मैत्रिणी का नाता, इसमें अंतर हो जाता है। और इससे कुछ जो बच्चे अलग ढंग से सोचते हैं, तो सबके परिवार ने या स्कूल से आपने को एक बात है कि मेरी जैसी बहन है वो भी मेरी बहन है। जब तक ये बच्चों को नहीं बोलेंगे तब तक ऐसा होते रहेगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा उसको शिक्षा भी होती है, अभी तो 12 वर्ष के नीचे के बच्चे को रेप हुआ तो उसको डायरेक्ट फांसी भी अभी कायदे तो किए, लेकिन तो भी लोग करते हैं। तो उनको समाज में भी उनका हिसाब करना चाहिए। आप क्या करते, पुलिस वाले पकड़ते वो छोड़ जाता, समाज का है नहीं, अपने घर से निकाल दो, पड़ोस से, पड़ोस के लोगों ने बोलना ऐसा बच्चा हमारे घर में पड़ोस में नहीं रहना। क्यों नहीं लोग करते, लोग किसी नहीं करते, लोग भी डरते, आप लोग क्या करना है वो कुछ को करेंगे, अपने क्या करना है वो कुछ भी करो। अरे आपने घर में आए तो क्या करोगे, फिर नहीं गुस्सा आएगा। दूसरे के घर में होगा तो हमको गुस्सा नहीं आता, हमारे घर में हुआ हमको गुस्सा आता। तो ये सोच होना चाहिए कि दूसरों के घर में भी ऐसा हुआ तो हमको भी गुस्सा आना जरूरी है। ऐसा है, कोई भी राष्ट्र या मजबूत होना है, समृद्धशाली होना है, तो सभी नागरिकों को ने अपना अपना काम करके उत्पादन बढ़ाना है। कोई आदमी ऐसा न हो कि उसको काम नहीं मिला, और सभी के हाथ को काम मिला या काम किया तो ही अपनी आर्थिक परिस्थिति अच्छी सुधर जाएगी। और एक बार आर्थिक परिस्थिति सुधरी तो फिर राष्ट्र का विकास भी होता है और नागरिकों का विकास भी होता है। इसीलिए तो अभी आप देखते होंगे कि सभी महिलाओं ने कुछ ना कुछ काम करना। और राजस्थान में तो अपने घरेलू उद्योग बहुत पुराने थे, घरेलू कपड़ा भी बनता था और कुछ कारपेंटरी भी अच्छी बनती थी, और देव देवता की मूर्ति भी अच्छी करते थे, ये सब यहाँ थे पहले। और इसीलिए अभी बचत गट की ओर से ये करना शुरू किया, और तो इससे उसका उत्पादन बढ़ेगा। और अपने भारत में महिला तो खेती के इस पे थोड़ी काम करती थी, बाकी काम नहीं करती थी। नौकरी तो जब मिलती नहीं तो घर में कुछ ना कुछ काम होना। अभी सभी के हाथ को काम के लिए काम शुरू है,
और वो काम शुरू होगा तो निश्चित रूप से मुझे लगेगा कि भारत का विकास जल्दी हो जाएगा। महाविद्यालय में आई है, इसकी शुरुआत मैंने देखी, आज कई सालों बाद मैंने इसको फिर से देखा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और कितनी सारी लड़कियों को इससे संबल दिया है। मैं बांगड़ जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, एनएस जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनकी जो समिति है उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पिछले इतने सालों के अंदर इतना बड़ा वटवृक्ष उखड़ा किया है। थैंक यू। कृषि महाविद्यालय भुसावर में विद्यार्थियों को मानव तस्करी के खिलाफ जागरूक किया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि मानव तस्करी आधुनिक गुलामी का रूप है, जिसमें तस्कर बच्चों और युवाओं को झूठे वादों, हिंसा या धोखे से फंसाते हैं। बालिकाओं की देह व्यापार और बच्चों से अवैध कार्य करवाना इसके आम उदाहरण हैं। राजस्थान इस मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। डीन ने कहा कि हमें तस्करों और अनजान लोगों के झांसे में आने से बचना चाहिए और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। कृषि महाविद्यालय भुसावर के विद्यार्थियों को मानव तस्करी के लिए आगाह किया गया। उनको सलाह दी गई कि भाई मानव तस्करी एक बड़ा ज़बरदस्त संगठित अपराध है और राजस्थान का नंबर बिहार के बाद दूसरा है। यहाँ से बच्चों की, बालिकाओं की काफ़ी तस्करी की जाती है। तो वास्तव में इसका मुख्य कारण है कि लोग लालच में आ जाते हैं कि भाई आपको कुछ सपने दिखाते हैं वो, या फिर हिंसा करते हैं और बच्चों को, बालिकाओं को और जो है मानव तस्करी के माध्यम से उनको कहीं बेच देते हैं, उनसे बाल श्रम करवाते हैं, देह व्यापार करवाते हैं और तमाम दुकानों पे और तमाम ढाबों पे, होटलों में काम करवाते हैं। इसका मुख्य कारण लोगों की अशिक्षा है, गरीबी है, या फिर तमाम जो धंधे करते हैं उन धंधों को करवाना है। कई बार तो विदेश भेजने के लालच में और ऐसा फंसा लेते हैं कि वो फिर उस चंगुल से निकल नहीं पाते। ये भी एक गुलामी है, कानूनन अपराध है, इसलिए इसके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। धन्यवाद। झालावाड़ दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने मिनी सचिवालय सभागार में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से आगामी बजट पर सुझाव लिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर विकसित भारत, जी राम जी योजना और मनरेगा में सुधारों की प्रशंसा की। मंत्री ने बताया कि योजना के तहत अब 125 दिन रोजगार और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। आगामी बजट में जिले के विकास कार्यों के लिए विशेष बजट दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के शासन में जो झालावाड़ जिले में जो विकास और डेवलपमेंट के काम हुए, उसको लेकर के 2024-25 में जो बजट दिया, उसके बाद में 25-26 में जो बजट दिया, उसकी क्रियान्वित के लिए मैं प्रशासन की तरफ से इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आने वाले समय में हमारे जो 2 बजट आए थे, दोनों बजट में हमें सबसे ज़्यादा यह काम किए हैं। और आने वाले समय में अभी 26-27 का जो बजट आने वाला है, उसके लिए हमारी जो बैठक थी, उस बैठक में हमारा ये था कि आने वाले समय में हमारे यहाँ जिले के लिए क्या क्या विकास के काम किए जाए, कैसी कैसी योजना बने, उसके लिए हमने एक योजना बनाई है ताकि आने वाले समय में हम विकास को, आने वाले झालावाड़ को एक विकास की दृष्टि से इसको आगे बढ़ाया जाए। और मैंने विकास की दृष्टि से जो बजट की योजना थी उसका भी लिया है। विशेष तौर से आज जो हमारी बैठक थी, डीएमटी फंड वाली भी बैठक थी, उसमें पंच गौरव वाली भी जो योजना थी उसमें भी बैठक थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली योजना भी थी और हमारे विकसित भारत जी राम जी वाली योजना भी थी। उसको लेकर के भी हमने इसको आगे बढ़ाया है ताकि आने वाले समय में लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो। और मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी प्रेरणा से हमारे यहाँ विकसित भारत योजना जो जी राम जी वाली बनी है, उसमें किसानों के लिए भी बनी है, आम लोग के लिए भी बनी है, मजदूर के लिए भी बनी है, ताकि आने वाले समय में किसान जब बुआई करें या कटाई करें तो उस समय भी उसको मजदूर मिल सके। इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। पहले 100 दिन थे, सरकार ने 125 दिन कर दिए और 125 ही नहीं किए, 7 से 15 दिन के अंदर उसका भुगतान की भी योजना बनाई है
ताकि आने वाले समय में इस योजना को हम आगे बढ़ा सकें। विपक्ष द्वारा भ्रमित किया जा रहा है कि 60 दिन रोजगार कम कर दिया। आप सबको पता है कि आप सब जमीन से जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि जब यहाँ की एग्रीकल्चर और खेती नहीं रहेगी तो उसके लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी योजना बनाई है कि भी किसान को भी इसमें आने वाले समय में यहाँ का मजदूर जब कटाई की समय आए या बुआई की समय आए तो उनको कई जगह समस्या आती है, मजदूर नहीं मिलते। तो उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यहाँ के लोक विकास पुरुष जो हमारे मुख्यमंत्री जी उनका भी अभिनंदन करता हूँ। झालावाड़ जिले को भी बजट में क्या कुछ अच्छा है? मैं समझता हूँ कि झालावाड़ जिले में पहले भी खूब दिया है और अभी भी हमारी मन की इच्छा है कि आने वाले समय में झालावाड़ को अच्छा बजट मिले और यहाँ के विकास को गति मिले। इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी एक टीएडी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी 2 दिवसीय बांसवाड़ा दौरे पर रहे। दौरे के दौरान उन्होंने गढ़ी विधानसभा क्षेत्र की सागवाडिया ग्राम पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल में जनसुनवाई की। मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने मनरेगा का बदला हुआ नाम जी राम जी योजना बताते हुए कहा कि इसके तहत 125 दिन का रोजगार समय पर भुगतान, बेरोजगारी भत्ता और देरी पर मुआवजे का प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि सरकार आदिवासी और ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।